अब यहाँ से जीनी मेक अ विश के दूसरे पार्ट की शुरुआत होती है। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहला पार्ट देख सकते हैं। तो दूसरे पार्ट की शुरुआत में दिखाया जाता है खायोंग की पहली इच्छा होती है कि मेरा भाई जिंदा रहे और उसकी लंबी उम्र पाए। इब्लिस उसे पूरा करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए वो कुत्तों और व्यापारियों दोनों को मार डालता है। खायोंग की दूसरी इच्छा होती है कि अब कभी भी खोरियों का कोई भी बच्चा अरब में गुलामी ना करे। इब्लिस उसे भी पूरा करता है, गुलामी के रास्ते को भूकंप और सुनामी से मिटा देता है, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जाती है। तभी मौत का फरिश्ता वहां आता है। वो खायोंग को बताता है कि इब्लिस ने उसकी नेक इच्छाओं को तबाही में बदल दिया। अब उसकी आत्मा भी पाप से दूषित हो चुकी है। अब वही जंगली कुत्ते फिर उस पर अटैक करते हैं। अब वो आखिरी इच्छा मांगती है कि मुझे और इब्लिस दोनों को हमारे पापों की बराबर सजा मिले। कुत्ते उसे नोच डालते हैं। इब्लिस उसके निर्जीव शरीर के पास बैठा रहता है। चेहरे पर ना गुस्सा ना अहंकार, बस पछतावा और दर्द होता है। वर्तमान में लौटकर खायोंग को सब याद आ जाता है और रियो को सुकून है कि उसने खायोंग को वो सच्चाई नहीं बताई जो 20 साल पहले इब्लिस के हमले और उसकी कैद के बीच हुई थी। लेकिन खायोंग को पहले से शक है कि वो कुछ छुपा रहा है। वो खुद से रिसर्च करने लगती है, उन 20 सालों में असल में क्या हुआ था। इसी दौरान इब्लिस अचानक उसके सामने प्रकट होता है, बेहद ही स्टाइलिश कपड़ों में। वो उसको इम्प्रेस करने के इरादे से आता है। असल में उसका गुप्त मकसद होता है कि खायोंग को अपने प्यार में गिराना, ताकि वो अपनी आखिरी विश उसके साथ रहने की करे। खायोंग अचानक पूछ लेती है, जब मैं मरी थी तब तुम्हारे चेहरे पर जो दर्द था वो क्यों था, और क्या कभी तुमने किसी दूसरे जिनी से मोहब्बत की है। ये सुनते ही इब्लिस कुछ कह नहीं पाता और गायब हो जाता है। वो तुरंत ही इरेम को आदेश देता है कि दुनिया के बाकी जिनों को ढूंढो जो भी जिंदा है। उधर मिस खोंग की जिंदगी में नई मुसीबत आ जाती है। उसके घर के परेशानी की वजह से उसे शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर की पोस्ट से हटा देता है। अब उसकी दोनों विश बेकार हो चुकी है। गुस्से में वो दुकान तोड़ देती है और चिल्लाती है, अब मैं अपनी आत्मा को शैतान को बेचने के लिए तैयार हूँ। इधर मट की भी तीनों विश बेकार होती है। अब वो भी सड़कों पर भटक रहा है। अपने पिता का इंतजार करता हुआ उसका ड्राइवर उसे पेट क्लिनिक ले जाता है, वही जगह जिसे मट ने खुद कभी दिखाया था। वहाँ मट का बर्ताव बिल्कुल किसी कुत्ते जैसा होता है, जिससे ड्राइवर को यकीन हो जाता है कि शायद उसे पिछले जन्म में जानवर की तरह ट्रीट किया गया होगा। दूसरी ओर एक उदास यूट्यूबर शराब पीते हुए शिकायत करता है, मेरे किसी भी वीडियो को कभी व्यूज ही नहीं मिलते क्योंकि मेरा गांव बहुत बोरिंग है। तभी उसके फोन में एक नया नोटिफिकेशन आता है जिनी नाम से, जो कि इब्लिस ने खुद भेजा होता है। वो मजाक समझकर बोलता है कि काश मेरे गांव में कुछ रोमांचक हो जाए ताकि मेरे वीडियो आखिरकार वायरल हो सके। इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है और उसे एक अंधेरे जंगल में पहुंचा देता है। वो लाइव स्ट्रीम करता हुआ लड़खड़ाते कदमों से वहां चला जाता है और अचानक किसी चीज से ठोकर खाता है। वो देखता है कि वो कोई चीज नहीं बल्कि इंसान की लाश है। उसका लाइव तुरंत ही वायरल हो जाता है। अगले सुबह पूरा गांव उस लाश की चर्चा में गूंज उठता है। कई लोग शक जताते हैं कि ये सब साइकोपैथ खायोंग ने किया है, पर मिंजी तुरंत उसका बचाव करती है। वो सभी लोगों को अपने क्लिनिक से बाहर निकाल देती है, यहाँ तक कि खायोंग की दादी भी वो अफवाहें सुनकर रोने लगती है। पर जब खायोंग घर लौटती है, दादी उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मुझे पता है मेरी पोती ऐसा कभी कुछ कर नहीं सकती। थोड़ी देर बाद खायोंग की मुलाकात बैंक वाली औरत से होती है। वो कहती है कि तुम्हें बैंक आकर ये कबूल करना होगा कि वो ही उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रही थी, वरना वो अपनी जीनी से विश मांगेगी कि वो खायोंग को मार दे। खायोंग शांत आवाज में जवाब देती है कि जा मांग ले विश, क्योंकि मेरे पास भी जिन है। अगर तू मेरी मौत मांगेगी तो मैं भी तेरे लिए वही विश मांगूंगी ताकि हम दोनों खत्म हो जाए। उस शाम घर लौटने पर मिंजी अचानक आ जाती है और हैरान रह जाती है। वो देखती है कि वहाँ नई लड़की और इब्लिस दोनों मौजूद है। दादी घबराकर झूठ बोलती है कि ये मेरी भतीजी की बहन है, मैं दुबई से आई हूँ। मिंजी को भरोसा नहीं होता, पर खायोंग मुस्कुरा कर कहती है कि टाइम आने पर मैं सब बता दूंगी। इसी बीच मिस्टर सॉन्ग को इब्लिस का चिराग मिलता है। वो अपनी दूसरी विश मांगता है कि मुझे 20 साल पहले उस तारीख पर ले चलो। इब्लिस उसे वहां ले जाता है, लेकिन सॉन्ग ने गलती से दिन का वक्त रहा होता है, इसीलिए वो उस दिन की सुबह पहुंच जाता है।
वहां वो देखता है कि छोटी खायोंग पास ही खड़ी है। इब्लिस को गुस्सा आता है कि सॉन्ग का मकसद उसे नुकसान पहुंचाना था। अब वो उसे उसी रात ले जाता है जहां पता चलता है कि मिस्टर सॉन्ग एक सीरियल किलर है जो सालों से उन लड़कियों को मारता आया है जिन्हें वो समाज के लायक नहीं समझता। और 20 साल पहले उसे उस रात मर्डर करते हुए किसी ने अपनी आंखों से देख लिया था। वो गवाह कोई और नहीं बल्कि उसकी माँ थी जिसने पुलिस से सच्चाई छुपाई थी। बाद में इब्लिस ये सब खायोंग को बताता है और कहता है कि अपनी डायरी में लिख लेना। खायोंग कसम खाती है कि सॉन्ग को सजा दिलवा कर रहेगी। उस रात गुनू का कैद किया हुआ जिन अपनी ताकत से पूरी दुनिया को सुला देता है और चुपके से इब्लिस के हाथों को एक रस्सियों के धागे से बांध देता है। अगली सुबह दूध, इरेम और मिस्टर यू वो सब देख के चौंक जाते हैं। इरेम बताती है कि मैं जाग रही थी, ये सब सिरी ने किया है। खायोंग इब्लिस का बंधन काट देती है ताकि जादू टूट सके। सब दंग रह जाते हैं, खासकर मिस्टर रियो जो डर कर भाग जाता है। इसके बाद इब्लिस रियो से सिरी की सच्चाई जानने के लिए उसके पास जाता है। फरिश्ते झूठ नहीं बोल सकते, इसीलिए रियो मान जाता है और बताता है कि सिरी का असली मालिक वही बच्चा है जिसे तूने सदियों पहले अमर बना दिया था। उसका नाम था हुनबिस। इब्लिस का चेहरा सख्त पड़ जाता है। उसे याद आता है कि वही छोटा बच्चा है जिसे खायोंग ने एक बार बचाया था। वो टाइम में पीछे जाता है और देखता है कि हुनबिस आज भी जिंदा है। गुनू के बेटे के रूप में सदियां बीत चुकी हैं, पर हुनबिस की उम्र जरा भी नहीं बढ़ी। वहीं सिरी के घर लौटने पर हुनबिस उससे पूछताछ करता है, कल रात के बाद तुम कहाँ गए थे? पूरी दुनिया को सुलाने के बाद तुम गायब क्यों हुए? डर के मारे हुनबिस कहता है कि मैं इब्लिस से मिलने गया था। उसका कारण है ताकि जब इब्लिस जागे तो मेरी मदद के लिए आ सके। ये सुनकर हुनबिस हंसने लगता है और कहता है कि मैं यही चाहता था कि तुम इब्लिस को ढूंढो ताकि मैं खायोंग तक पहुंच सकूं। मेरा असली मकसद है खायोंग को मारना और इब्लिस का मालिक बनना, फिर हर जिन और इंसान पर राज करना। सिरी डर जाता है और फिर उसे उसके असली नाम से पुकारता है, खालिद रुक जाओ, अगर इब्लिस को पता चल गया तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इधर खायोंग इब्लिस से पूछती है कि आखिर वो खालिद है कौन, लेकिन इब्लिस खुद नहीं जानता। खायोंग को ये नाम अपने सपनों में याद आता है जहां वो बार बार एक बच्चे को देखती है जो कि कालीन बुन रहा होता है और वो बच्चा है खालिद। वो कुछ आजमाने का फैसला करती है। वो फिर से वही रहस्यमयी धागा इब्लिस के हाथ में बांध देती है। पहले जो धागा सफेद था अब खून से काला हो चुका है और इसी से उसे पता चलता है कि वो धागा सिर्फ किसी जिन को बांध सकता है और वो तोड़ने की ताकत सिर्फ उसी में होती है, किसी और आम इंसान में नहीं होती। गांव में दादी और मिंजी एक कॉफी शॉप पर मिलते हैं। मिंजी प्यार से पूछती है कि क्या खायोंग के घर में कुछ गलत चल रहा है। दादी मना कर देती है और मिंजी उन पर यकीन कर लेती है। दोनों ही साथ में कॉफी पीती हैं और धीरे धीरे मिंजी को दादी के लिए फीलिंग आने लगती है। उसे पता ही नहीं होता कि वो खायोंग की असली दादी है, कोई मेहमान नहीं। फिर खायोंग मिस्टर सिंह से मिलती है और उसे उसकी कार की हेडलाइट से मिला एक सुनहरा बाल दिखाती है और कहती है कि मुझे पता है जंगल में मिली लाश और वो गुमशुदा लड़की दोनों के जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुम एक सीरियल किलर हो। मिस्टर सॉन्ग घबराता है और पूछता है कि क्या तुम किसी के साथ आए हो। खायोंग इब्लिस का जिक्र नहीं करती और मुस्कुरा कर कहती है कि तुम बहुत ही दिलचस्प आदमी हो। हमारे बीच एक समानता है, हम दोनों साइकोपैथ हैं। फर्क बस इतना है कि अगर मैं किसी को मारूं तो सबूत भी नहीं छोड़ती। उसकी बातों में फंसकर मिस्टर सॉन्ग एक सौदा पेश करते हैं। अगर मैं अपने सारे सबूत मिटा दूं तो अगला मर्डर करने में क्या तुम मेरी मदद करोगी? बाद में जब खायोंग घर लौटती है, इब्लिस नाराज होकर पूछता है कि तुमने उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। खायोंग समझाती है कि अगर उसे गिरफ्तार करवाऊंगी तो भी वो अपनी आखिरी विश से भाग जाएगा, इसीलिए मैं उसे खुद अपनी आखिरी विश का इस्तेमाल करने दूंगी। वो टाइम में पीछे जाएगा और उसी वक्त तुम भी वहां जाकर मुझे डायरी देना ताकि मैं मर्डर को रोक सकूं। खायोंग कहती है कि तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया कि तुम मेरी मौत के 20 साल बाद चिराग में कैद हुए, मतलब तुम्हें मेरी वजह से सजा नहीं मिली। इब्लिस कहता है कि मुझे खुद याद नहीं कि वो 20 साल मैं कहाँ था, मैं खुद नहीं जानता। उसी वक्त दूत वहां आता है। वो बताता है कि इब्लिस के खून से उसने हुनबिस की लोकेशन पता कर दी है, वो दुबई में है।
सच जानने के लिए इब्लिस खायोंग को साथ लेकर वहां जाने का फैसला करता है और दादी और मिंजी को भी साथ ले जाता है उनकी सुरक्षा के लिए। एयरपोर्ट पर मिंजी की मुलाकात उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड से होती है। एक पल के लिए उसका दिल भर आता है। दुबई पहुंचकर इब्लिस और खायोंग एक जिन से मिलते हैं जिसका नाम जिनिया है। वो बताती है कि वो इब्लिस की प्रेमिका थी। खायोंग हैरान रह जाती है जब जिनिया उसे पहचान लेती है। आश्चर्य में भरी खायोंग वहां से चली जाती है। उसे लगता है कि इब्लिस यहाँ फ्लर्ट करने आया है, पर असल में इब्लिस सेरी के बारे में जानने आया था। जिनिया बताती है कि सेरी ने एक इंसानी औरत से शादी की थी। उनका बेटा आधा जिन और आधा इंसान था, वही लड़का जो कालीन बुनता था। इब्लिस सोच में पड़ जाता है, लेकिन खायोंग को उसने पहचाना कैसे, जबकि वो तो 8 साल की उम्र में मर गई थी। जिनिया गलती से बोल देती है कि खायोंग ही वो वजह है जिसके कारण तुमने अपनी 20 साल की यादें खो दी है। फिर अचानक चुप हो जाती है और कहती है कि मुझे आगे कुछ नहीं कहना। उधर मिस्टर रियो की मुलाकात होती है इब्लिस के भाई से, जो इंसानी आत्माओं से फूल उगाता है। 1000 साल पहले उसने एक गलती की थी जिसके कारण उसका पूरा बाग नष्ट हो गया है। सिर्फ एक फूल बचा है जिसे वो अब तक संभाल रहा है। जब उसे पता चलता है कि इब्लिस लौट आया, वो खुश हो जाता है, लेकिन मिस्टर रियो उसे चेतावनी देता है कि अगर तूने इब्लिस को उन खोए 5 सालों के बारे में कुछ भी बताया तो तेरा अंत बहुत ही दर्दनाक होगा। इधर मिंजी दादी से कहती है कि खायोंग को दवा की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ दिखावे के लिए लेती है ताकि आप चिंतित ना हो। दादी भावुक हो जाती है और स्नेह से ही मिंजी को उसकी पसंदीदा हिल्स गिफ्ट करती है। दुबई में इब्लिस एक टूरिस्ट साइट पर जाता है जहां पर उसकी पुरानी तलवार पत्थर में धसी हुई है। कहते हैं कि सदियों पहले एक विदेशी ने गुस्से में वो तलवार वहीं पर गाड़ दी थी और उस विदेशी का नाम था इब्लिस। अब तक उसे कोई निकाल नहीं सका, लेकिन जब इब्लिस उस पर हाथ रखता है, समय रुक जाता है और वो बड़ी आसानी से तलवार निकाल लेता है। पर उसे अब भी याद नहीं आता कि उसने वो तलवार क्यों वहां छोड़ी थी। उधर खोरियो में मिस खोंग अपनी आखिरी विश मांगती है। उसे याद आता है इब्लिस की वो कहानी जहाँ एक आदमी ने इब्लिस को 72 साल तक रखा था और फिर विश मांगी थी कि वो अपनी पिछली 2 विश भूल जाए। वो वही मांग दोहराती है, पर इब्लिस मुस्कुराता है और कहता है कि अगर मैंने कभी वो विश पूरी की होती तो क्या मुझे वो कहानी याद रहती। बहुत देर से सही, पर मिस खोंग समझ जाती है कि वो फिर से धोखा खा चुकी है। जब खायोंग को ये पता चलता है, वो इब्लिस से कहती है कि लगता है कि इस बार मैं तुमसे हार जाऊंगी। फिर वो पूछती है कि लोग अपनी आखिरी विश के बाद एक और मौका मांगते हैं क्या। इब्लिस कहता है कि जब उनकी आखिरी विश पूरी हो जाती है तो वो सब कुछ भूल जाते हैं, यहाँ तक कि अपना जिन से मुलाकात भी भूल जाते हैं। खायोंग की आंखें नम हो जाती है। वो धीरे से कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूलना चाहती। उधर रियो एक हैरान करने वाला सच बता देता है। सिरी को उस अमर बच्चे ने गुलाम नहीं बनाया था, उसने खुद उसे अपना मालिक चुना था, क्योंकि वो अमर बच्चा हुनबिस दरअसल सिरी का बेटा है। ये सुनकर इब्लिस सन्न रह जाता है। सिरी का आधा इंसान बेटा तो बहुत पहले ही मर चुका था ना। अगर वो अब भी जिंदा है तो इब्लिस को सच्चाई पता करनी ही होगी। उधर मिस्टर रियो हुनबिस से मिलने पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि खायोंग के मामले में दखल मत दो। वो कहता है कि खायोंग की आखिरी इच्छा किसी और के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, क्योंकि तभी वो इब्लिस को नष्ट कर सकता है। वो सदियों से इसी मिशन की तैयारी कर रहा था। वो किसी भी कीमत पर इब्लिस को नया मालिक नहीं मिलने देना चाहता, खासकर हुनबिस जैसा। उसी समय इब्लिस अपने भाई से मिलने जाता है। वो उसे सच बताता है सिरी के बेटे खालिद के बारे में। खालिद आधा इंसान था और एक बीमारी से धीरे धीरे मर रहा था। वो अपने आखिरी दिनों में एक ऐसा कालीन बुनता था जिनके धागे कभी टूट नहीं सकते, और हर दिन अपने पिता को कोसता था कि उन्होंने उसे कभी बचाया क्यों नहीं। एक दिन उसी गांव में सिरी की मुलाकात हुनबिस से हुई, जिसमें अमर होने की शक्ति थी। अपने बेटे को बचाने के लिए सिरी ने जारा की मदद से काले जादू को इस्तेमाल किया और हुनबिस और खालिद की आत्माएं बदल दी। हुनबिस उसी समय मर गया और खालिद ने उसकी अमर देह से जीना शुरू कर दिया था। लेकिन इस पाप के कारण जारा का खूबसूरत आत्मा बगीचा पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सिर्फ एक फूल बचा जो उसकी गलती का प्रतीक था, जो कि सदियों से मुरझाया नहीं था।
इधर मट नाम का कुत्ता आखिरकार अपने पुराने मालिक से मिलता है, जो अब अपने छोटे बेटे के साथ रहता है। खुशी से झूमते हुए मट समझ जाता है कि वो बच्चा अब भी उसे याद करता है। वो अपनी आखिरी इच्छा जताता है। वो फिर से एक कुत्ता बनना चाहता है ताकि अपने परिवार के साथ आखिरी सांस तक रह सके। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी करता है और मट मुस्कुराते हुए फिर से कुत्ता बन जाता है। वो सड़क किनारे अपने मालिक का इंतजार करते हुए वेट करता है। वहीं दूसरी तरफ दादी मिंजी के क्लिनिक जाती है, जहां उनका एक्सरे होता है। मिस्टर रियो वहां आता है और उन्हें सच बताता है। भले ही इब्लिस ने अपने जादू से उन्हें जवान बना दिया हो, लेकिन उनकी जिंदगी के दिन वही है जो पहले थे। उनकी जवानी सिर्फ एक भ्रम थी। जिस दिन उनके घर के बाहर वाले पेड़ पर फिर से फूल खिलेंगे, वो दिन उनका आखिरी दिन होगा। दादी की आंखें भर जाती है। उधर खायोंग बैंक से सारा पैसा निकालती है और कहती है कि उसे सब नकद चाहिए। वो बैंक कर्मचारी जो अब कुछ भी नहीं पा सकेगी। वो गुस्से में फूट पड़ती है। घर पहुंचकर खायोंग सीसीटीवी कैमरा देखने लगती है, लेकिन तभी खालिद और उसके आदमी पहुंच जाते हैं। वो पूछते हैं कि चिराग कहाँ है, क्योंकि वो खायोंग की आखिरी इच्छा के बाद उसे पाना चाहता है। खायोंग जवाब देने से मना कर देती है, तो वो उस पर हमला करते हैं, लेकिन दूध तेंदुए में बदलकर उन सबको मार भगाता है। तभी चीफ पार्क अपनी टीम के साथ पहुंचते हैं और खायोंग बताती है कि तेंदुआ उसका पालतू है। वो चीफ पार्क से कहती है कि उसकी मेहमान यानी कि दादी का ध्यान रखें। इस बीच इब्लिस गुप्त रूप से सरी से मिलने जाता है, जो खालिद की कैद में है। वो उसे चेतावनी देता है कि अपने बेटे को रोक लो, वरना मैं खुद उसको नरक में घसीट ले जाऊंगा। वो कहता है कि खायोंग को अब आखिरी इच्छा जल्द ही करनी होगी, ताकि वो चैन से नर्क लौट सके और खालिद का मालिक ना बने। सैरी समझ जाता है कि उसके बेटे की लालच अब हद से बढ़ चुकी है। इब्लिस खायोंग को बताता है कि जब भगवान ने उसे बनाया था तो उसे भी 3 इच्छाएं दी थी। पहली दूसरों की इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति, दूसरी भ्रष्ट आत्माओं को नर्क भेजने की। जब खायोंग पूछती है कि तीसरी इच्छा क्या थी, तो इब्लिस कहता है कि उसे याद नहीं, लेकिन जारा ने उसे बताया था। जब खायोंग 8 साल की उम्र में मरी थी, तो इब्लिस ने भगवान से रो रो कर एक ही बात मांगी थी, उसे जिंदा कर दो। भगवान ने उसकी दुआ सुनकर खायोंग को 20 साल की उम्र दे दी, लेकिन सजा के तौर पर इब्लिस की वो सारी यादें मिटा दी, क्योंकि उसने कोई भयानक पाप किया था। वही मिंजी जब दादी का एक्सरे देखती है तो चौंक जाती है। वो समझ जाती है कि वो जवान औरत असल में दादी ही थी। रात में खायोंग इब्लिस के चिराग के अंदर जाती है, जहाँ दीवारों पर अजीब अरबी लिखावट होती है। दोनों मिलकर उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि ये इब्लिस ने ही लिखी थी, अपने खोए हुए 20 सालों में मिस्टर रियो के पंख से। तभी इब्लिस को मिस्टर सॉन्ग का संदेश मिलता है। वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तैयार है। खायोंग उसे अपनी डायरी देता है। इब्लिस मिस्टर सॉन्ग के साथ अतीत में लौटता है। वहाँ पुरानी खायोंग को ढूंढकर उसे वो डायरी देता है, जिसमें आने वाले घटनाक्रम लिखे हैं। खायोंग सब समझ जाती है और सुनहरे बालों वाली लड़की को बचाने के लिए दौड़ पड़ती है। इब्लिस उसे हवा में उठाकर वहां से जाता है। वो सही वक्त पर पहुंच जाती है और मिस्टर सॉन्ग को हरा देती है। इब्लिस पुलिस को बुला देता है। सीरियल किलर आखिरकार गिरफ्तार हो जाता है। खोंग उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि क्या अब हम दोस्त हैं। इब्लिस बस मुस्कुराता है। रात को इब्लिस चिराग की दीवारों के शब्द खुद ही पढ़ता है। सबसे ज्यादा लिखा हुआ शब्द था हबीबी, जिसका मतलब होता है सच्चा प्यार। वहीं बैंक की उस कर्मचारी को दिखाया जाता है जो अब अपनी नौकरी खो चुकी होती है। वहीं यूट्यूबर अपनी पत्नी को जिनकी इच्छाओं के बारे में बताता है। दोनों ये सोचने लगते हैं कि आखिर उन्हें क्या मांगना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है कि क्यों ना हम मेरे पापा का कैंसर ठीक करने की इच्छा मांगे, लेकिन उसका पति गुस्से में मना कर देता है। उसे ये सब बेकार की बात लगती है। इसी बीच कहानी में खालिद के अतीत का खुलासा होता है। जब उसकी आत्मा हुनबिस के अमर शरीर में आई थी, तब उसने कालीन बुनने की अपनी कला को खो दिया था और जिन जैसी कोई शक्ति भी नहीं बची थी। वो अब मर तो नहीं सकता था, लेकिन खुद को बिल्कुल ही बेकार समझता था। अमर था पर शक्तिहीन था। यही वजह थी कि वो इब्लिस का चिराग पाने के लिए इतना बेचैन था, ताकि उसे अपनी असली ताकत मिल सके।
दूसरी तरफ इब्लिस मिस्टर रियो से मिलता है और पूछता है कि खायोंग के पास जिंदगी के कितने दिन बचे हैं। वो डर जाता है कि खायोंग की मौत फिर से उसके अंदर वही पुराना गुस्सा ना जगा दे, वही गुस्सा जिसने पहले एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। पर मिस्टर रियो कुछ नहीं बताता। उधर दादी बहुत प्यार से खायोंग और इब्लिस के लिए लंच तैयार करती है। वो चाहती है कि उनके बचे हुए दिन कुछ अच्छी यादों में बदल जाए। इब्लिस अपना चिराग एक चाय की केतली में बदलता है और खायोंग को दे देता है। वो कहता है कि इसे हमेशा अपने पास रखना। तुम्हारी आखिरी इच्छा सिर्फ तुम्हारे हाथों में रहनी चाहिए। यही हमें खालिद से बचाएगा। उसे डर है कि कहीं खालिद फिर से उसे अपनी जादुई डोरियों से ना बांध दे, जिससे वो बेबस हो जाएगा। इब्लिस कहता है अगर ऐसा हुआ तो अपनी आखिरी इच्छा खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल करना। लेकिन खायोंग साफ मना कर देती है। वो कहती है मैं इसे तुम्हें बचाने के लिए इस्तेमाल करूंगी। दूसरी ओर यूट्यूबर अपनी बढ़ती हुई फॉलोइंग देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी पत्नी अब उसकी स्वार्थी हरकतों से तंग आ चुकी है। वो तलाक मांगती है और वो कहती है कि जिन की एक इच्छा अपने पिता को बचाने के लिए चाहिए। उसका पति गुस्से में चला जाता है, जबकि उसकी पत्नी उसका पूरा चैनल डिलीट कर देती है। वो कहती है अगर इच्छाएं तुम्हारी हैं तो चैनल मेरा है। गुस्से में यूट्यूबर इब्लिस को ढूंढता है और दूसरी इच्छा मांगता है। वो कहता है कि मेरी बीवी सब कुछ भूल जाए, जिन और उसकी इच्छा सब चीज के बारे में भूल जाए। इब्लिस उसकी इच्छा पूरी कर देता है। गांव में मिंजी दादी के पुराने घर जाती है, जहां रिश्तेदार बताते हैं कि जो जवान औरत उसे अक्सर दिखती है वो दरअसल दादी ही है, जो अपनी जादुई शक्तियों से युवा बनी है। मिंजी का दिल टूट जाता है। उसे एहसास होता है कि उसकी प्रेम कहानी एक बार फिर से अधूरी रह जाएगी। इधर दादी खायोंग के लिए अचार और सॉस बनाती रहती है, पर अंदर ही अंदर उन्हें पता है वो शायद ज्यादा दिन नहीं जिएगी। वो बस चाहती है कि खायोंग उनके बनाए हुए स्वाद को याद रखे। खायोंग फिर कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में कुछ यादें बनाएं। दादी की मौत से पहले वो एक छोटी सी सियोल ट्रिप प्लान करती है। सियोल में खायोंग दादी को शॉपिंग चलने के लिए कहती है, लेकिन दादी मना कर देती है और उसे फोटो बूथ लेके जाती है। वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी यादों में मैं हमेशा खूबसूरत लगूं। खायोंग को उनकी बात कुछ अजीब लगती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि दादी को अपने जाने का पूरा एहसास हो चुका है। उसके बाद खायोंग मिंजी से अपनी बुधवार की डिनर मीटिंग के लिए मिलती है, जबकि दादी पूजा की चीजें खरीदने लगती है अपने पति की आत्मा के लिए। थोड़ी देर बाद खायोंग दुबई जिनिया से मिलने के लिए जाती है। प्लेन में उसे खालिद के आदमी पीछा करते दिखते हैं। वो उसे पकड़ भी लेती है, लेकिन जिनिया वक्त पर आकर उसे बचा लेती है। जिनिया बताती है कि बहुत साल पहले मुत्तलिब नाम का एक इंसान था जिसने खायोंग को मार दिया था। उस गम में इब्लिस ने सोने की बारिश बरसाई थी और पूरा शहर मिटा दिया। इसके बाद इब्लिस दुबई पहुंचता है खायोंग से मिलने के लिए। जैसे ही वो उसे देखता है तो वो बिना कुछ कहे उसे कस कर गले लगा लेता है। खायोंग मुस्कुराते हुए कहती है कि शायद ये हक तुम्हें कुछ याद दिला दे, और तभी इब्लिस की एक याद लौट आती है। वो देखता है कि उसके पिछले जन्म में खायोंग कह रही थी कि मुत्तलिब मेरा एक नया मालिक है। आज वो अपनी आखिरी इच्छा मांगने वाला है। उस इच्छा के बाद वो दोनों अरब छोड़कर कोरिया जाने वाले थे, अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसने इब्लिस के अंदर का तूफान फोड़ दिया और पूरा शहर तबाह कर दिया। वो अब भी सब याद नहीं कर पाता, पर उस दर्द को भूल नहीं सकता। उस शाम दोनों डिनर पर जाते हैं, लेकिन जिनिया जलन में अचानक एक तेज बारिश करवा देती है और उनका डेट बिगाड़ देती है। दोनों हंसते हुए किसी शेल्टर में छिपते हैं। इब्लिस उसे सूखे कपड़े देता है और हैरान रह जाता है। खायोंग बिल्कुल अपने पिछले जन्म वाली शक्ल में लग रही थी। दोनों डिनर करते हैं, डांस करते हैं और खायोंग आखिरकार कबूल करती है कि मैं तुम्हें उसी रात प्यार करने लगी थी जिस रात तुम मेरे होटल रूम में लौटे थे। वहीं गांव में दादी की दोस्त को शक होता है कि कुछ तो अजीब है।
वो देखती है कि दादी वही खाना बना रही है जो वो पहले बनाया करती थी, और उनके हाथ पर वही तिल भी है। सच का एहसास होते ही वो डर कर भाग जाती है। उसे लगता है कि ये कोई काला जादू है। दादी उसके पीछे भागती है। वो कहती है कि किसी को मत बताना। उसी वक्त खालिद के लोग जो दादी पर नजर रख रहे थे, वो सारी सच्चाई जान लेते हैं और प्लान बनाते हैं कि दादी को अगवा कर लिया जाएगा, ताकि खायोंग मजबूर होकर अपनी आखिरी इच्छा इस्तेमाल करे। और ठीक उसी पल इब्लिस को एक और विजन आता है। वो देखता है कि उसके सामने खुद खालिद खड़ा है और दूसरी तरफ बैठा है 1000 साल पुराना उसका ही रूप। खायोंग की मौत को 20 साल बीत चुके थे और इब्लिस अब अरब में आजादी से रह रहा था। उसे इस बात का सुकून था कि उसे अपने किए की कोई सजा नहीं मिली। वो मान चुका था कि 8 साल की उम्र में खायोंग ने जो मरते वक्त श्राप दिया था, वो बस एक झूठ था। एक दिन जब वो बाजार की गलियों में घूम रहा था, उसे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस होती है खायोंग की। हैरान होकर वो उस खुशबू के पीछे जाता है और देखता है कि खायोंग जिंदा है, लेकिन उसके चेहरे पर जंगली कुत्तों के काटने के निशान हैं। इब्लिस हैरान होकर पूछता है कि वो कैसे बची, लेकिन खायोंग को अपने अतीत का कुछ भी याद नहीं होता। वो अब एक गरीब जिंदगी जी रही थी, खजूर बेचकर गुजारा कर रही थी। दया में इब्लिस उसे कुछ सोने के सिक्के खजूर के बदले में दे देता है। खायोंग शुक्रिया कहकर सिक्के रख लेती है। उसे ये नहीं पता होता कि सामने वाला कौन है। उस पल के बाद इब्लिस छिपकर उसकी देखभाल करने लगता है। खायोंग की जिंदगी बहुत ही ज्यादा मुश्किल से भरी थी, फिर भी वो एक नेक दिल इंसान थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी, बिना किसी भी लालच के। उसकी मासूमियत देखकर इब्लिस पहली बार उसके सामने आता है। वो बताता है कि वो एक जिन है जिसे और कोई भी नहीं देख सकता। खायोंग मुस्कुराती है और कहती है कि शायद तुम खास हो, इसीलिए सिर्फ मैं ही तुम्हें देख सकती हूँ। अगले दिन खायोंग ऊँट खरीदने जाती है ताकि अपने वतन कोरिया लौट सके, लेकिन ऊँट बेचने वाला उसे धोखा दे देता है। उसका सोना लूट लेता है और बेरहमी से पीटता है। ये देखकर इब्लिस का गुस्सा फूट जाता है। वो उस आदमी के सीने में हाथ डालता है और उसका दिल निकालकर बाहर फेंक देता है। बाजार में लोग डर कर चिल्लाने लगते हैं। सब उसे शैतान कहने लगते हैं। कुछ समय बाद इब्लिस फिर उससे मिलने आता है। वो माफी मांगता है और कहता है कि वो खुद उसे कोरिया छोड़कर आएगा। खायोंग राजी हो जाती है। इब्लिस पूछता है कि क्या तुम्हें उन लोगों से नफरत नहीं जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया है। खायोंग धीरे से मुस्कुराती है और कहती है कि जब मैं अपने जख्म देखती हूँ तो मैं शुक्रगुजार होती हूँ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। शायद खुदा ने मुझे किसी मकसद से बचाया है, बस यही काफी है मेरे लिए। उसकी ये बातें सुनकर इब्लिस के दिल में पहली बार गिल्ट जागता है। उसे एहसास होता है कि वही उसकी तकलीफ की असली वजह था। कुछ दिन बाद खायोंग खालिद के पास दवा लेकर जाती है और उसी पल खालिद पहली बार इब्लिस को देख पाता है। वो उससे सौदा करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे जिन बांधने वाली डोरी दे दे तो वो उसे ठीक कर देगा, लेकिन इब्लिस मना कर देता है। वो कहता है तुम्हारा आधा इंसानी रूप ही तुम्हारी सजा है। रात में इब्लिस देखता है कि खायोंग मोमबत्ती की रोशनी से कपड़े सील रही है, वो ड्रेस जो वो कोरिया पहुंचकर पहनना चाहती है। इब्लिस उसे अपने लैंप के अंदर ले जाता है। अंदर की दीवारें रोशनी से चमक रही होती है। अब इब्लिस पूरी तरह उससे मोहब्बत करने लगा था। वो मिस्टर रियो का पंख भी तोड़ देता है, क्योंकि अब वो अपनी डायरी पूरी करने की बजाय अपना सारा वक्त लैंप के अंदर खायोंग के बारे में लिखने में बिताता है। आखिरकार इब्लिस तय करता है कि वो खायोंग को लेकर कोरिया जाएगा, लेकिन जाने से पहले कोई उसका लैंप ढूंढ लेता है और उसका नया मालिक बन जाता है। इब्लिस जब देखता है कि वो कौन है तो वो दंग रह जाता है। वो मुत्तलिब था, वही आदमी जिसने 20 साल पहले खायोंग और बाकी बच्चों की तस्करी की थी। मुत्तलिब इतने सालों से रेगिस्तान में भटक रहा था,
सिर्फ इसलिए कि उसे लैंप मिल जाए ताकि वो इब्लिस को गुलाम बना सके और बदला ले सके। मुत्तलिब अपनी पहली दो ख्वाहिशें मांगता है। पहली, मैं अरब का सबसे अमीर आदमी बन जाऊं, और दूसरी कि जो भी मुझे नफरत से देखे वो एक दर्दनाक मौत मरे। इन दोनों ही ख्वाहिशों से चारों तरफ तबाही मच जाती है। लोग मरने लगते हैं। ये सब इब्लिस की ताकत से होता है। एक दिन मुत्तलिब बाजार में खायों को देखता है। वो पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसे उसने कभी बेचा था। वो उसे सोना फेंक कर कहता है कि मेरे साथ चलो, लेकिन खायोंग इनकार कर देती है। वो कहती है कि मैं अपनी मेहनत से कमाती हूँ और जल्द ही घर लौट जाऊंगी। उसकी बात से मुत्तलिब का अहंकार टूट जाता है। वो तय करता है कि उसकी आखिरी ख्वाहिश यही होगी, खायोंग हमेशा उसकी गुलाम बन जाए। इधर इब्लिस खायोंग के साथ जाने की तैयारी कर रहा था, खुश और बेखबर आने वाली तबाही से। तभी मुत्तलिब उसे बुलाता है और अपनी तीसरी ख्वाहिश बोलता है, मैं एक ऐसी औरत को हमेशा देखता रहना चाहता हूँ जो जिंदगी भर मेरी नजरों के सामने रहे। इब्लिस बिना समझे ये ख्वाहिश पूरी कर देता है। कुछ ही पलों बाद खायोंग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचती है। मुत्तलिब उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है कि यही वो औरत है। इब्लिस समझता है कि उसने क्या गलती कर दी है। वो खायोंग को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी खालिद अब हुनबिस के शरीर में जिन बांधने वाली डोरी से उसके पैर बांध देता है। खायोंग उसे पहचानती है और मदद की गुहार लगाती है, मगर खालिद धोखा देता है। वो मुत्तलिब से कहता है कि खायोंग इब्लिस से प्यार करती है, वो कभी तुम्हारी गुलाम नहीं बनेगी। गुस्से में अंधा होकर मुत्तलिब खायोंग को छुरा घोंप देता है। ये सब इब्लिस के सामने ही होता है। इब्लिस बेबस होकर गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि कोई मेरा मालिक बनो। वो अपनी पहली ख्वाहिश से खायोंग की जान बचा ले। मैं तुम्हें बाकी दो ख्वाहिश दे दूंगा, लेकिन सब लालच में अंधे हो जाते हैं। एक आदमी लैंप उठाता है और कहता है कि मुझे अनगिनत सोना चाहिए। तभी आसमान से सोने की बारिश चालू हो जाती है, इतनी जहरीली कि सबकी मौत हो जाती है। इब्लिस अपनी मोहब्बत को नहीं बचा पाता। वो खून के आंसू रोता है। खायोंग अपनी आखिरी सांसों में कहती है, मेरी आने वाली 4 जिंदगियों में मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी और तुम्हें भी मुझे ढूंढना होगा। इतना कहकर वो मर जाती है और उसी वक्त इब्लिस को डोरी से आजाद कर दिया जाता है। गुस्से और दर्द में डूबा हुआ इब्लिस मुत्तलिब को तलवार से मार देता है। वो इतना तांडव मचाता है कि पूरा गांव तूफान से तबाह हो जाता है, क्योंकि ये अब उसकी सबसे बड़ी सजा थी, हमेशा का अकेलापन और गम। टूटा हुआ इब्लिस खायोंग के शरीर को गोद में उठाकर रेगिस्तान में चला जाता है। वो खुद से दुआ करता है कि उसे सजा मिले, उसे हमेशा के लिए कि लैंप में कैद कर दिया जाए, ताकि उसकी रूह खायोंग की रूह से हमेशा जुड़ी रहे। और उसी पल उनकी किस्मत एक दूसरे से बंध जाती है, सदियों के लिए। वर्तमान में दादी की दोस्त गुस्से में लोगों को खायोंग के घर के बाहर इकट्ठा करती है। सब दादी से जवाब मांगते हैं, लेकिन दादी घर पर नहीं होती। वो मिंची के साथ बाहर होती है। जब वो लौटती है तो सामने भयानक नजारा दिखता है। खालिद के आदमी में से एक उस गुस्से वाली पड़ोसी को कार से कुचल देता है और वही मार डालता है। फिर प्लान के मुताबिक वो खुद पुलिस को फोन करता है और कहता है कि हादसा हो गया है। उस घटना के बाद इब्लिस खायोंग के सामने अपने सारे राज खोल देता है। वो कबूल करता है कि उसे सब याद आ गया है, वो दर्द, वो श्राप और वो सच्चाई कि उसकी तकलीफों की असल वजह वही था। वहीं उस यूट्यूबर की पत्नी जिसने अपनी सारी ख्वाहिशें भुला दी थी, वो अब अपने चैनल का पासवर्ड भी याद नहीं रख पाती। पासवर्ड था 1 विशेस माइन। पूरा दिन लगाती है, शादी की तारीख, अपने पति का जन्मदिन, सब ट्राई करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। इसी कोशिश के दौरान उसका पति एक बात समझता है कि वो पासवर्ड उनके रिश्ते से जुड़ा था। उससे पता चलता है कि उसकी पत्नी ने हमेशा सब कुछ उनके प्यार के लिए किया था। ये देखकर उसका दिल पिघल जाता है और आखिरकार उसे समझ आता है
कि उसे अपनी आखिरी विश किस चीज के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इधर इब्लिस और खायोंग मिंजी के क्लिनिक पहुंचते हैं जहां दादी छुपी हुई होती है। खायोंग सबको एक सुरक्षित जगह ले जाती है, इब्लिस के लैम्प के अंदर। वो कहती है कि तुम सब यहीं रहोगे, मैं और इब्लिस जाकर खालिद का सामना करेंगे। वहीं एक जगह पर मट के माँ बाप अपने बेटे की बातें सुन रहे होते हैं। मट कहता है कि मेरे कुत्ते ने बताया था कि मेरा खिलौना कहाँ है। पहले वो लोग हंसते हैं, लेकिन धीरे धीरे उस पर यकीन करने लगते हैं। फिर भी वो उसे अपने पास नहीं लेते, उसकी जगह किसी और को अपना बेटा बना लेते हैं। वो उसका पुराना ड्राइवर होता है जो अब छोड़े हुए कुत्तों के लिए एक शेल्टर चलाता है। पहले वो मर्द के लिए काम करता था, अब वो अमीर और नेकदिल इंसान बन चुका है। उसे मर्द के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, लेकिन जानवरों से उसका गहरा रिश्ता है। उधर खायोंग बैंक की एक महिला कर्मचारी के पास जाती है। उसके सारे पैसे लेकर वो कहती है कि मैं ये सब तुम्हें देती हूँ, बदले में तुम अपनी आखिरी ख्वाहिश मुझे बेच दो। खायोंग शांति से जवाब देती है कि अगर तुमने नहीं बेची तो मैं अपनी ख्वाहिश से तुम्हारी ख्वाहिश रद्द कर दूंगी। महिला समझ जाती है कि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो मान जाती है और अपनी आखिरी ख्वाहिश खायोंग को सौंप देती है। थोड़ी देर बाद खायोंग और इब्लिस फिर मिलते हैं। इब्लिस कहता है कि हमारा पुराना शर्त खत्म होने वाला है। इंसान न पूरी तरह बुरा साबित हुआ, न पूरी तरह अच्छा। मठ, बैंक की महिला और वो युवा सबने अपनी आखिरी ख्वाहिश दूसरों के लिए इस्तेमाल की। यहाँ तक कि वो यूट्यूबर गलती से अपने ससुर के कैंसर के ठीक होने की दुआ मांग देता है और वो सच में ठीक हो जाते हैं। ये सुनकर इब्लिस पहली बार मुस्कुराता है। वो कहता है कि अब मैं खालिद का सामना करने के लिए तैयार हूँ। फिर वो खायोंग से पूछता है कि अगर मैं मुश्किल में पड़ गया तो तुम मुझे बचाने के लिए आओगी। खायोंग कुछ नहीं कहती, बस उसे गले लगा देती है। उधर खालिद एक नकली शादी का नाटक करता है और वो सैरी से कहता है कि कोई ऐसा गीत गाए जो लोगों को सुला दे, लेकिन खुद को बचाने के लिए खालिद अपने कान जख्मी कर लेता है ताकि संगीत ना सुन पाए। इसी दौरान इब्लिस वहां पहुंचता है। खालिद अपने जादुई धागों से उसे बांध देता है और उसी वक्त मिस्टर रियो के आदेश पर इरेन चुपके से घर में घुसकर इब्लिस का लैम्प चुरा लेती है। फिर खालिद अपने पिता को उन धागों से आजाद करता है, लेकिन अगले ही पल उन्हीं धागों से उसे मार देता है। इब्लिस गुस्से में कांप उठता है और वो कसम खाता है कि अब वो खालिद को खत्म कर देगा, क्योंकि ना उसमें इंसानी अच्छाई है और ना ही जिन की ईमानदारी। कुछ देर बाद खालिद खायोंग को पकड़ लेता है। वो लैम्प का पता पूछता है। खायोंग मना कर देती है। खालिद धमकी देता है कि अगर तुमने नहीं बताया तो मार दूंगा। खायोंग मुस्कुरा कर कहती है कि तुम मुझे कभी पकड़ नहीं पाओगे, और तभी वो वहां से गायब हो जाती है। अगले ही पल वो इब्लिस के पास प्रकट होती है। दरअसल ये सब खायोंग की ही चाल थी। दरअसल जो कोड वर्ड उसने बोला था, उसी से बैंक की कर्मचारी की आखिरी ख्वाहिश एक्टिवेट हो गई, जिससे वो सीधे इब्लिस के पास पहुंच गई। खालिद सोचता है कि उसने अपनी ख्वाहिश बर्बाद कर दी है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पास एक आखिरी ख्वाहिश अब भी बची है। खायोंग उस आखिरी ख्वाहिश से इब्लिस की जंजीरों को आजाद कर देती है। अब दोनों मिलकर खालिद को खत्म करने निकलते हैं। इब्लिस पवित्र धागे लेकर जारा के पास जाता है, वो श्रापित फूल नष्ट करने के लिए, जिससे खालिद जिंदा है। लेकिन तभी मिस्टर रियो वहां आता है। दोनों के बीच फिर वही जंग शुरू हो जाती है, वैसे ही जैसी हजारों साल पहले हुई थी। उधर खालिद मिंजी और दादी को लैम्प से निकालता है ताकि उन्हें मार सके, लेकिन दूत आगे बढ़ता है। वो दोनों की रक्षा करते हुए जान दे देता है। वो अपनी आखिरी सांस तक इब्लिस का वफादार बना रहा था। फिर खालिद का एक आदमी मिंजी पर गोली चलाता है, लेकिन दादी उसके सामने आ जाती है। गोली उन्हें लगती है। मरते वक्त वो सारे जादुई धागे निकल लेती है ताकि खालिद उन्हें कभी इस्तेमाल न कर सके।
खालिद दादी की लाश को सामने घसीट कर लाता है और उन धागों को निकालने की कोशिश करता है। उसी वक्त चीफ पार्क पुलिस के साथ वहां पहुंचता है। खायोंग ने पहले ही उसे चेतावनी दी थी कि जब गांव के सारे पक्षी मर जाएं, समझ लेना कुछ भयानक होने वाला है। वापस रेगिस्तान में इब्लिस मिस्टर रियो के पंख काट देता है, लेकिन उसे जिंदा छोड़ देता है। वो कहता है, मुझे अब भी तुम्हारी जरूरत है ताकि सब कुछ सही तरीके से खत्म हो। मिस्टर रियो आखिरकार अपनी नफरत छोड़ देता है। खालिद एक आखिरी बार कोशिश करता है। वो खायोंग को मारना चाहता है ताकि इब्लिस सामने आए, लेकिन इब्लिस उस अमर फूल पर तलवार चला देता है और फूल टूटते ही खालिद खुद अपने धागों में फंसकर मर जाता है। इब्लिस खायोंग के पास भागता है। उसकी आंखों में आंसू है। वो जीत तो गए, लेकिन बहुत कुछ खो दिया है। दूध और दादी अब नहीं रहे। दादी के अंतिम संस्कार में उनकी बेटी यानी खायोंग की माँ आती है। वो जोर जोर से रोती है, हालांकि उन्होंने कभी भी अपनी माँ की परवाह नहीं की थी। वो कहती है कि मेरे पोते से अंतिम संस्कार करवाओ। खायोंग नहीं करेगी, क्योंकि उसमें कोई भावना नहीं है। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि खायोंग पत्थर दिल है, लेकिन सच्चाई सिर्फ वही जानती है कि उसके अंदर तूफान चल रहा है। वो सिर्फ इसीलिए चुप है क्योंकि उसने सारी जिंदगी अपनी भावनाओं को छुपाए रखा था। खायोंग अपनी दादी के जाने के बाद घर के हर कोने में उनके छोड़े गए छोटे छोटे नोट्स पाती है। हर नोट में एक प्यारा सा संदेश लिखा रहता है, जैसे कि जिंदगी कैसे जीनी है, खुद का ख्याल कैसे रखना है। जब खायोंग उन्हें पढ़ रही होती है, तभी बैंक की एक महिला उसके घर आती है। वो वही महिला है जिसे खायोंग ने पहले अपने पैसे दिए थे। वो कहती है, मैं तुम्हारे पैसे लौटाने आई हूँ। लेकिन खायोंग, जो अब अपने अतीत का बहुत हिस्सा भूल चुकी है, मुस्कुरा कर कहती है कि रख लीजिए, ये उन दिनों का शुक्रिया है जब आपने मेरी मदद की थी। मगर बैंक की वो महिला मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे बस अपनी पुरानी जिंदगी और अपनी पुरानी नौकरी वापस चाहिए। खायोंग उसकी बात सुनकर बहुत भावुक हो जाती है। वो सारे पैसे लेकर अपने घर के बाहर मिर्च के पौधों के नीचे गाड़ देती है, जैसे कि कह रही हो, अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। अगले ही दिन मिंजी खायोंग से मिलने आती है और उसे एक चौंकाने वाली बात बताती है कि उसने सिर्फ दादी को नहीं खोया, बल्कि उस औरत को भी खो दिया जिससे वो प्यार करती थी। जब दादी थोड़े वक्त के लिए एक जवान औरत में बदल गई थी, तो मिंजी को उनसे प्यार हो गया था। मिंजी दादी के आखिरी शब्द भी बताती है, खायोंग मेरी दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये सुनकर खायोंग चुप रह जाती है। वो सोचती है कि अब उसके पास बचा ही क्या है। दादी जा चुकी है, मिंजी आगे बढ़ चुकी है और खायोंग को लगता है कि अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बचा। वो आखिरी बार इब्लिस को बुलाने के लिए चिराग रगड़ती है। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल जाते हैं। आखिरकार खायोंग खुद दुबई के रेगिस्तान तक पहुंचती है, बस इब्लिस को ढूंढने के लिए। जब इब्लिस को एहसास होता है कि खायोंग उसे ढूंढते ढूंढते मर जाएगी, तो वो मजबूर होकर सामने आता है। खायोंग फिर अपनी आखिरी इच्छा रखती है कि वो मरना चाहती है, लेकिन इस बार वो एहसास महसूस करके जो कि उसने जिंदगी भर मिस किए हैं। अपनी दादी का प्यार, मिंची की दोस्ती। वो कहती है, ये मेरी एकमात्र स्वार्थी इच्छा है। मैं भ्रष्ट इसीलिए बनी थी ताकि तुम्हें बचा सकूं। इतिहास में पहली बार महान जिन इब्लिस एक इंसान के सामने झुकता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इब्लिस हमेशा के लिए गायब हो जाता है। खायोंग पहली बार सच्ची भावनाएं महसूस करती है। वो रोती है, हंसती है, टूटती है, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष है। उधर इब्लिस मिस्टर रियो के पास लौटता है अपनी सजा स्वीकार करने के लिए। लेकिन जब रियो बताता है कि खायोंग की उम्र अगले दिन खत्म हो जाएगी, तो इब्लिस पहली बार भगवान से प्रार्थना करता है इस इंसान की जिंदगी के लिए। अगली सुबह इरिम खायोंग को सब कुछ याद दिला देती है। इब्लिस से उसकी मुलाकात, उसका असली रूप और वो गहरा प्यार जिसके लिए उसने खुद को कुर्बान कर दिया था। टूटी हुई खायोंग फिर से रेगिस्तान लौटती है और वही अपनी आखिरी सांस लेती है। खायोंग की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है। लोग सच्चे दिल से शोक मनाते हैं।
अब उन्हें समझ आता है वो कभी पागल नहीं थी, बस किस्मत ने ही उसे गलत समझा। उसके अंतिम संस्कार में मिंजी आती है। वो उसकी अस्थियों को छूकर रोती है। तभी उसके पीछे खायोन खड़ी दिखती है। अब वो एक जिन बन चुकी है। वो मुस्कुरा कर कहती है कि मैं तुम्हारी सेवक हूँ, मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकती हूँ। मिंजी थोड़ा मुस्कुराती है और 3 इच्छाएं मांगती है। पहली, खायोंग हर हफ्ते उसके साथ डिनर करे। दूसरा, कि हर गरीब बच्चा उसके क्लिनिक में मुफ्त इलाज पा सके। खायोंग दोनों इच्छाएं तुरंत पूरी कर देती है। लेकिन तीसरी इच्छा मिंजी जानबूझकर नहीं मांगती, क्योंकि उसे पता है कि ऐसा करने से उसकी दोस्ती खत्म हो जाएगी और वो खायोंग को भूल जाएगी। दोनों ऐसे ही साथ रहते हैं जैसे कभी इब्लिस और खायोंग रहते थे। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल वाले दिन मिंजी खायोंग को सरप्राइज देती है, एक खूबसूरत आतिशबाजी सो। लेकिन वो नज़ारा देखकर खायोंग को इब्लिस की याद आ जाती है और वो फूट फूट कर रो पड़ती है। अगले दिन मिंजी उसे उसी जगह ले जाती है जहाँ खायोंग की अस्थियां दबी थी और अपनी आखिरी इच्छा मांगती है। खायोंग, तुम जहाँ भी हो, जिन हो या आत्मा, हमेशा खुश रहो और अपने प्यार से फिर मिलो। खायोंग उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इच्छा पूरी हो जाती है। मिंजी सब कुछ भूल जाती है और खायोंग गायब हो जाती है। 1 साल बाद चेरी ब्लॉसम के मौसम में खायोंग अपनी दादी की आत्मा को फूलों के बीच मुस्कुराते देखती है। उसी वक्त टीवी पर एक खबर चलती है कि 1000 साल पुरानी खूबसूरत औरत की तस्वीर मिली है और वो औरत और कोई नहीं बल्कि खायोंग है। फूलों के बीच बैठी सोचती है कि काश इब्लिस लौट आए, और तभी इब्लिस उसके सामने आ जाता है और उसे किस कर लेता है। खायोंग की आंखों में आंसू बहते हैं। वो पूछती है कि तुम लौटे कैसे? क्या ये मिंजी की इच्छा थी? इब्लिस हंसकर कहता है कि मुझे भी नहीं पता, लेकिन सच्चाई ये होती है कि दादी ने स्वर्ग जाने से इनकार कर दिया था जब तक भगवान खायोंग को खुश ना कर दे, और उसी वजह से इब्लिस का चिराग फिर से खोरिया भेजा गया। खायोंग मुस्कुरा कर कहती है कि अब तो मैं खुद ही मशहूर जिन बन चुकी हूँ। वो मजाक में इब्लिस को डराती है और दोनों हंसते हुए अपने घर यानी चिराग में लौट जाते हैं। कहानी के आखिरी में इब्लिस और खायोंग दुबई के रेगिस्तान में नाच रहे होते हैं। ऊपर से दादी मुस्कुराती हुई उन्हें आशीर्वाद देती है। और इसी के साथ ये खूबसूरत सी कहानी यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।